सुप्रभात छात्र मित्रों, हिंदी की तासिका में आप सभी का स्वागत है। कल हम देख रहे थे शब्दों के भेद, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। उसमें दो भेद हमने बताए थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो हम विकारी शब्दों पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जानकारी हासिल की है। आज हमें देखना है विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा हमने जानना पहले जरूरी समझना चाहिए। पहले विशेषण की परिभाषा हम जानते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम आदि की विशेषता दर्शाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात उनके गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, संख्या आदि का बोध कराते हैं। वे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषता दर्शाई जाती है, उसमें ज्यादा अच्छा क्या है वो बताया जाता है। जैसे देखिए, अब जिसकी विशेषता दर्शाई जाती है, जैसे होनहार लड़का। अब ये होनहार ये क्या है? विशेषण है। लेकिन लड़का इसकी विशेषता विषय है, तो ये लड़का यह शब्द विशेष्य होता है। क्या कहलाता है वो? विशेष्य। मतलब विशेषण और विशेष्य, इसमें भी फर्क आपको आना जरूरी है। जिसकी विशेषता दर्शाई जाती है वो विशेष्य कहलाता है, और जिस शब्द में विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है। अब विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? चार। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक और नंबर 4 सार्वनामिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। क्या देखेंगे हम? गुण। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या? तो देखिए, जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि के बारे में विशेष जानकारी देता है, वो शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर कोई मोटा आदमी होगा तो हम कहते हैं देखिए वो मोटा आदमी आ रहा है, तो उस आदमी की विशेषता क्या हो गई? मोटापा। मोटा, ये मोटा, ये आकार बता रहा है। कोई काला होगा तो देखो वो भाई काली भैंस, भैंस का रंग कैसा है? काला है, तो रंग के बारे में बताया है। कभी कभी संख्या के अपने इसके बारे में बताया जाता है, दोष के बारे में, कि भाई राधा झगड़ालू लड़की है। कैसी लड़की है? झगड़ालू। झगड़ा करना ये गुण है क्या भाई? नहीं, ये क्या है? दोष है। फिर भी किस में आ रहा है? गुणवाचक विशेषण में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कहा है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि की विशेषता दर्शाने वाले जो भी शब्द है वो विशेषण कहलाते हैं। होनहार लड़का, झगड़ालू लड़की, काली भैंस, मोटा आदमी, इस तरह के। तो गुणवाचक विशेषण समझ में आया आपके? आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर, जो है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण मतलब क्या होता है? तो जो शब्द संख्या या सर्वनाम की संख्या बताता है। क्या बताता है? संख्या। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या जो बताता है, जो उजागर करता है, जिसका बोध कराता है, वो शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे देखिए, मैंने 2 केले खाए, तो केले की विशेषता कितनी है? कितने खाए? 2। ये 2 आपकी समझ में आ रहा है? अब 2 इसमें भी देखने लायक होता है। कभी कभार 2 संख्या दिखाई देती है, लेकिन वो परिमाण में भी आता है, तो कंफ्यूजन रखना नहीं। याद रखना, जिसकी गिनती की जा सकती है, जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल जो है, वो आती है संख्यावाचक में। 2 केले खाए, 2 आम खाए, या फिर मैंने उसे 30,000 रुपए दिए। नोटों को गिनते हैं ना, क्या तोलते हैं? नहीं यार, ये 10,000 होंगे, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। तो हम गिनते हैं, जिनकी गिनती की जाती है वो आता है संख्यावाचक में। मैंने उसे 10,000 रुपए दिए, उदाहरण के तौर पर मैंने दिया 10,000, ये क्या आएगा? संख्यावाचक विशेषण। 2 केले खाए, कितने केले खाए? 2 केले। ये 2 केले क्या आएगा? 2 संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं।
निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब 2 केले, निश्चित पक्का पता है हमें कि निश्चित है 2 केले खाए, 30,000 पक्का पता है, तो ये है निश्चित संख्यावाचक। कभी कभार हम कहते हैं मैंने उसे कुछ रुपए दे दिए, कुछ पैसे दे दिए, अब कितने दिए निश्चित है क्या? तो ये आते हैं अनिश्चित, कुछ, थोड़ा, थोड़े पैसे दिए, कितने दिए पता नहीं, थोड़े दिए। या फिर मैंने कुछ केले खाए, कितने खाए पता है क्या? नहीं। तो ये आता है अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक समझ में आया? आगे देखते हैं। संख्यावाचक के बाद में क्या है? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक संख्या मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराता है। कितनी है? संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा मतलब नाप तोल का क्या कराते हैं? हमें बोध कराते हैं। उन्हें परिमाणवाचक संज्ञा परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक नापा या तोला जाता है, वो परिमाण में आता है। जैसे देखिए, आपके हर सुबह सुबह हमें दूध, चाय की आवश्यकता होती है, दूध की आवश्यकता होती है, तो हम दूध वाले से दूध लेते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? मैं सुबह 1 लीटर दूध लेता हूँ। कितना लेता हूँ? 1 लीटर। ये लीटर क्या है? नाप है। 2 किलोमीटर मैं सुबह टहलने जाता हूँ, 2 किलोमीटर तक। 2 किलोमीटर ये क्या है? माप है एक। तो जिसमें नापा या तोला जाता है वो किस में आता है? परिमाण में। तो ये 2 किलोमीटर, 2 लीटर, आधा किलो शक्कर, ये जो है ये सभी आएंगे परिमाणवाचक में, क्योंकि उनको हम नापते या तोलते हैं। लेकिन इसके भी संख्यावाचक विशेषण की तरह 2 भेद आते हैं। कितने भेद आते हैं? 2। एक आता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। 2 लीटर निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन थोड़ा दूध पिया। थोड़ा पिया मतलब कितना पिया पता है? नहीं। मैं थोड़ी दूर चलता गया। थोड़ी दूर मतलब कितना गया? डिस्टेंस पता है? अंतर पता है? नहीं। तो यह है अनिश्चित। मतलब निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें भी 2 भेद उसके आते हैं। और अंत में आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। क्या आता है? ये भी हमने देख लिया। अब आता है अंत में सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण कुछ अलग नहीं रहता, होता तो वो सर्वनामी है, लेकिन सर्वनाम होते हुए वो संज्ञा या किसी सर्वनाम की क्या करता है? वो विशेषता दर्शाता है। जैसे देखिए, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अभी आपको पढ़ा रहा हूं, बात कर रहा हूं, लेकिन जब हम परिचय करवा देते हैं, आप दोस्तों के साथ आते हो और बाहर से जाते रहते हो, तब आप किसी अपने दोस्त को कहते हो, देखो ये मेरी कक्षा है, यह मेरी पाठशाला है। पाठशाला है तो ये विद्यालय है, पता है, लेकिन मेरी है यह ये उसकी विशेषता है। क्या आती है वो विशेषता? जैसे उदाहरण के देखो, यह पक्षी अब नहीं देखा जाता। पक्षी अब नहीं देखा जाता बात अलग है, लेकिन यह पक्षी अब नहीं देखा जाता, यह उसकी क्या है? विशेषता है। तो यह शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेषता दर्शा रहा है, इसलिए वो आता है सार्वनामिक विशेषण। एक बात और देखने लायक है छात्र मित्रों, विशेषण शब्दों की रचना जो होती है वो होती कैसी? देखिए, संज्ञा या सर्वनाम या संज्ञा या क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर, संज्ञा में क्या लगाकर? संज्ञा या क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, दया शब्द है, कौन सी संज्ञा है पता है आपको? भाववाचक। दया को हाथ लगा सकते हैं क्या हम? नहीं। लेकिन दया शब्द में आलू प्रत्यय अगर हम लगा देंगे तो बन जाता है दयालु। कृपा शब्द है, कृपा की, तो ये कृपालु शब्द बन गया विशेषण, वो बड़ा कृपालु है। अहंकार शब्द है, वो अहंकारी है। अभिमान शब्द है, तो अभिमान को ये लगा दिया, अभिमानी विशेषण हो गया। उसके बाद में देखिए, इन शब्द लगाकर भी होता है। जैसे देखिए, रंग शब्द है, रंग को इन लगा दिया तो रंगीन, क्या हो गया? विशेषण। नमक शब्द है, इन प्रत्यय लगा दिया, क्या बन गया? नमकीन, विशेषता है। इस तरह के प्रत्यय लगाकर संज्ञा या क्रिया में
विशेषण की रचना की जाती है। जैसे देखिए मैं शब्द उदाहरण के तौर पर और एक दे देता हूँ, जैसे सुख, उसमें मैं लगा दिया, सुखमय। दुख, दुखमय। मति, श्रीमती। बुद्धि, बुद्धिमती। इस प्रकार। तो आशा करता हूँ आपको ये विशेषण जो है वो समझ में आए होंगे। उसके आगे का जो हिस्सा है वो हमें देखना है, जो है क्रिया। क्या है वो? अभी क्रिया। अब ये क्रिया किससे कहते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा फिर बाद में क्रिया का। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, जिस शब्द से किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है वह शब्द क्रिया कहलाता है, उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप रहता है वो धातु। जैसे हमने देख लिया, हमने समझो पढ़ना। अब पढ़ने का मूल रूप जो है वो है, इसमें से पढ़ जो है वो क्या है? धातु। पढ़ क्या है? धातु है। पढ़ धातु है। मूल रूप क्या है? धातु कहलाता है। यह धातु लिंग, वचन और काल के अनुसार बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब उदाहरण के तौर पर देखिए, सिद्धार्थ पढ़ता है। सिद्धार्थ पढ़ता है। हमने लिंग बदल दिया, सिद्धार्थ की जगह पे दूसरा डाल दिया, तो क्या हो जाएगा? राधा पढ़ती है। क्रिया में फर्क आ गया, असर आया है, परिवर्तन आया है, तो लिंग के अनुसार बदल गया। वचन के अनुसार भी वैसे होगा। देखिए, उदय पढ़ता है, पढ़ता है, और वहां पर हमने बहुवचन कर दिया। राम और श्याम पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ता है हुआ है, वहां पर पढ़ते हैं हुआ है। बाद में देखिए, काल बदल दिया हमने। सलील पढ़ता है, सलील पढ़ता था। वर्तमान का भूतकाल कर दिया तो वहां पर पढ़ता, तो क्रिया में भी फर्क आ गया है, अंतर आ गया है, परिवर्तन आ गया है। तो लिंग, वचन, काल के अनुसार क्रिया के इसमें क्या होता है? धातु में फर्क आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्रिया के भेद। क्रिया के मूलतः भेद है कितने? 2। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया के भेद कितने हैं? 2। क्रिया के भेद, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया सबसे पहले देखेंगे हम। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक सीमित रहता है, कर्ता तक ही उसका प्रभाव रहता है, दूसरी तरफ जाता नहीं है, तो उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए, अध्यापक उठे और चले गए। क्या चले गए, ऐसा अगर हम पूछेंगे तो जवाब मिलेगा नहीं। अध्यापक उठे और चले गए। जैसे आस्था रोने लगी, क्या रोने लगी? जवाब मिलता है नहीं। आपको अगर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है ये जानना है तो एक बात याद रखिए मेरे छात्र मित्रों, उसे क्या से सवाल पूछना चाहिए। किससे? क्या से। क्या से अगर प्रश्न पूछेगी और जवाब नहीं मिलता है तो समझ लेना कि वह क्रिया अकर्मक है, जिससे कर्म की आवश्यकता नहीं है। वो सवाल ही आपको उटपटा लगता है, अलग सा लगता है, विचित्र सवाल लगता है, जिसका जवाब आपको मिलता नहीं। तो यह है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? कर्म पर। तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है वो? सकर्मक। देखिए, पिताजी अखबार पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? जवाब मिलता है अखबार। अखबार पढ़ते हैं। हम रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। क्या जमाया करेंगे? आइसक्रीम जमा। तो आइसक्रीम जो है ये है, उस पर असर पड़ा है, मतलब क्रिया पर, कर्म पर असर पड़ा है, इसलिए वो क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। याद रखना है, क्या से, किसे या किसको आदि से प्रश्न अगर आप कर्म क्रिया को पूछेंगे
अगर जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। क्रिया के अन्य भी कुछ भेद होते हैं। अन्य भेद उसमें 3 है। क्रिया के अन्य भेद देखिए, संयुक्त क्रिया। अन्य भेद में क्या आएंगे? संयुक्त क्रिया। भी मिटाते बैठता नहीं हूं, आपको बताता हूं वैसे ही। संयुक्त क्रिया, नंबर 2 सहायक क्रिया, और नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया मतलब क्या? तो वाक्य में एक या एक से अधिक क्रियाएं होने पर संयुक्त क्रिया कहलाती है। एक से अधिक, जैसे देखिए, श्रीमती जल्दी ही थक कर बैठ गई। बैठना और जाना दोनों क्रिया उसमें, बैठ गई, दोनों क्रियाएं, ये है संयुक्त क्रिया। राम अचेत लक्ष्मण देख घबरा गया। लक्ष्मण अचेत हो गया भाई। इंद्रजीत जो है, उसका धनुष, उसका तीर लक्ष्मण को लगा और वो अचेत हो गया, बेहोश हो गया, और उसे देख राम क्या हो गए? घबरा गए। तो घबरा गए, ये जो है, ये है संयुक्त क्रिया। इतना समझ में आया? आगे देखिए सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब क्या? जो क्रिया मुख्य क्रिया के संपन्न होने में सहायक होती है। मुख्य क्रिया उसको सहायता देती है, सहायक होती है, पूरक होती है, तो वो क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, रघु विद्यालय गया होगा। गया यहां तक बराबर है, अब उसके ज्यादा उसको सहायता और क्या दिए? होगा। या राम खाना खा चुका, काल के बारे में उसको बताया, प्रेरणा दी, ये दिया, पूरक दिया है, सहायता दी है। राम खाना खा चुका, ये हो गए सहायक। बाद में देखिए प्रेरणार्थक। जब कर्ता स्वयं कार्य को न करते हुए किसी और से कार्य करवा लेता है, क्रिया करवा लेता है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। वो क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखिए, बच्चे ने दूध पिया, सीधा सरल वाक्य है। लेकिन मां ने बच्चे को दूध पिलाया। पीने का काम तो बच्चे ने किया, लेकिन उसे दूध पिलाया किसने? मां ने, जो पिलाया। अब मां जहां पर खुद जा नहीं सकती, कभी कभार घर की जो आया रहती उसे कहती कि कमला जा बच्चे को दूध पिला दे, मतलब पिलवा दे।